Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to start our second lecture of 13th chapter. In our previous lecture, we study electric charge, current, direction of current, and the direction of flow of current in metallic conductor and the sources of current. In our today lecture, we study the effect of current. Actually, the current is not a visible for us. We observe the presence of current through different effect which it produce. For example, जब करंट हमारे पास फ्लो करता है तो क्या होता है, आपको हीटिंग इफेक्ट और बहुत से इफेक्ट जो हैं वो हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, इसकी प्रेजेंस को। द मेन जो इफ़ेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं वो है हीटिंग इफ़ेक्ट, सेकेंड है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड थर्ड है हमारे पास केमिकल इफ़ेक्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके हीटिंग इफ़ेक्ट को। करंट हमारे पास जब फ्लो करता है, आपने देखा होगा कि अक्सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को टच करें, आफ्टर सम टाइम व्हेन द करंट इज़ पासिंग थ्रू दीज डिवाइसेस तो चीज़ें हॉट होना शुरू हो जाती हैं। आप किसी वायर को टच करेंगे वो आपको थोड़ी गर्म फील होगी। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब करंट फ्लो करता है किसकी वजह से? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, दे कोलाइड विद द एटम ऑफ द मेटल। When they collide with the atom of the metal, they lose their kinetic energy and transfer it to atom of the metal. तो जब वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ करते हैं और मेटल के जो एटम्स होते हैं उनको वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एटम्स की इंक्रीज़ हो जाती है और ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है हमारे पास हीट प्रोड्यूस करती है और हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो हीट हमारे पास प्रोड्यूस होती है इसको हम फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। इसमें H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एन टी। H इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, आई स्क्वायर ऑफ हमारे पास करंट, आर रेजिस्टेंस एंड टी फॉर द टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कितने टाइम के लिए आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, ज़्यादा होगा करंट, ज़्यादा टाइम के लिए फ़्लो करेगा, उतनी ही हमारे पास क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग जो हीटिंग इफेक्ट का ये फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव किया है इसको जॉल्स लॉ भी कहते हैं। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है हमारे पास बहुत सी इसके यूजेस भी हैं, हम इसको अप्लाई भी करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में, जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है, टोस्टर में यूज़ होता है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन और कैटल्स में भी यूज़ होता है। अब सेकेंड इफेक्ट जिसकी वजह से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब आपके पास करंट फ्लो कर रहा होता है किसी भी स्ट्रेट वायर में तो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो ये राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। आप जिस भी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसको अपने राइट हैंड में अगर आप ग्रिप करें तो थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट और आपकी कर्लिंग और फिंगर जो रिप्रेजेंट करेंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर एक वायर में से करंट गुजर रहा है उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अगर आप कोई मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो था वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था ऑस्टेड उसने ऑब्जर्व किया था और ये एक वायर थी। जब उस वायर के पास वो नीडल लेके गया है तो वो नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से। थर्ड जो हमारे पास इफेक्ट है वो है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, केमिकल इफेक्ट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या होता है, वो मटेरियल होता है जिस जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज कर देता है अपने अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है ये इसके बहुत सारे केमिकल इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज़ होता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, ये आपके पास एक बीकर इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के ज़रिए आप लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा है, वो सब्सटेंस है जो डीकम्पोज हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब उसमें से करंट पास करेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है वो कॉपर सल्फेट का सोलूशन जो है वो बहुत अच्छा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा मरकरी भी बहुत अच्छा है। वेजिटेबल ऑयल भी हमारे पास एज इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल यूज़ होता है।
इसमें जो दो आपको ऑरेंज कलर के नज़र आए इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो इलेक्ट्रोड जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उसको एनोड कहते हैं, और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल्स आ जाता है वो है हमारे पास ओहम लॉ। ओहम लॉ हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डिफाइन करता है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास वोल्टेज के, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। तो लेकिन ये तब तक पॉसिबल होगा, ओहम लॉ तब तक अप्लाई होगा जब आपके पास कोई कंडक्टर उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज ना हो, यानी कि आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। अगर वो लिक्विड है तो उसको लिक्विड ही रहना चाहिए, अगर वो सॉलिड है तो वो उसको सॉलिड ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओहम्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ओहम्स लॉ में हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा I के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कांस्टेंट R इंट्रोड्यूस करते हैं, V इक्वल टू IR। तो R क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब चार्ज हमारे पास फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, ये उसकी रेजिस्टेंस है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू IR। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा इस स्लाइड में। ये ग्राफ ड्रा किया गया है वोल्टेज एंड करंट के दरमियान। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास शो हो रहा है कि जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी उतना ही करंट हमारे पास बढ़ता जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस अगर हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, अगर आप कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहे हैं उसकी फ़िज़िकल स्टेट अगर चेंज नहीं हो रही तो करंट आपके पास क्या कर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज के बढ़ाने से बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होती है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है जिस मटेरियल में से, उसके एटम जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं, जो उसमें ऑपोजिशन जो उसको ऑफर कर रहे होते हैं वो रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू अगर हम ओहम्स लॉ के फार्मूले से निकालें तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, V/I आ जाएगी। यूनिट इसकी रेजिस्टेंस की ओहम होती है और ये इक्वल होती है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर के। अगर आपने ओहम को डिफाइन करना हो तो इसी फार्मूले से आप ओहम को भी डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन 1 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं 1 वोल्ट का और 1 एम्पेयर उसमें से करंट पास कर रहा हो तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 1 ओहम होगी। तो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है डायमेंशन पे भी और फिजिकल स्टेट। ये लेंथ, डायमेंशन मीन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड करेगी। एंड फिजिकल स्टेट मतलब कि उसकी आपकी अगर वो सॉलिड है लिक्विड है स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर जो है वो ज़ाहिर है आपको नेम से रिप्रेजेंट इससे पता चल रहा होगा कि जो ओहम्स लॉ के अंडर हम लोग जब इनको ऑब्जर्व करते हैं इनके बिहेवियर को, तो ऐसे कंडक्टर को हम ओहमिक या नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको हम ओहमिक कंडक्टर कहेंगे, और जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। अब ओहम्स लॉ एक्चुअली क्या है, ओहम लॉ का ग्राफ जो हमने पीछे डिस्कस किया था उसमें क्या है हमारे पास, उसमें एक ही चीज़ है कि जब हम करंट को बढ़ाएंगे तो उसके साथ हमारे पास वोल्टेज बढ़ती जाएगी। जैसे वोल्टेज के बढ़ाने से हमारे पास करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये जो ग्राफ आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस पे है, करंट आपके पास वाई एक्सिस पे है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है उसके साथ करंट क्या है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द ओहमिक लॉ। अगर ऐसे कंडक्टर जो इस लॉ को ओबे करेंगे, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उसके बढ़ने की वजह से करंट बढ़ता जाएगा, तो वो कंडक्टर क्या कहलाएंगे, ओहमिक कंडक्टर कहलाएंगे। जैसे कि आपके पास राइट साइड पे जो ग्राफ है उसमें आपको ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, तो ये कंडक्टर हमारे पास क्या होंगे, ओहमिक कंडक्टर होंगे। लेकिन लेफ़्ट पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करें नॉन ओहमिक का जो ग्राफ है उसमें आप देखें कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट कुछ देर तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज के, लेकिन उसके बाद क्या होती है, उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं।
एग्जाम्पल हमारे पास ओहमिक कंडक्टर की कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जबकि नॉन ओहमिक हमारे पास कंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड और टंगस्टन फिलामेंट, ये हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर। थैंक्स।